नीम के पेड़ के नीचे एक अघोरी किसी की अस्थियों को गाड़ रहा था। आसपास बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उसे देखने वाला वहां कोई भी नहीं था। अस्थियों को वहां दफनाकर अघोरी ने अपना सामान लिया और ना जाने अंधेरे में कहां गायब हो गया। उसके जाने के बाद नीम के पेड़ के आसपास न जाने कहां से इतने सारे चमगादड़ आ गए और उन्होंने उस पेड़ पर डेरा जमा लिया। उनकी आवाजें सन्नाटे को चीरते हुए डर पैदा कर रही थी। अगली सुबह भी वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। गांव से काफी दूर बंजर जमीन पर वह एकलौता नीम का पेड़ था। आसपास या उसके दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। ना कोई घर, ना कोई मकान, ना सड़क और ना ही कोई खेत। वह बंजर जमीन कई एकड़ में फैला हुआ था जिसके बीचों बीच एक वही पेड़ था। अघोरी ने जब वह अस्थियां उसके नीचे दफन की तो उसके करीब 2 महीने बाद पहली बार उस जगह पर कुछ इंसान नजर आए। वह उस बंजर जमीन को खरीदकर कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते थे। उनमें से एक का नाम था प्रफुल्ल, जो शहर से खास तौर पर वह जमीन खरीदने आया था। उसके साथ 2-4 और लोग थे जो उसके लिए काम किया करते थे। प्रफुल्ल ने अपने एक आदमी से कहा, यार वाह, जगह बहुत अच्छी है फैक्ट्री के लिए। इसे मैं खरीदूंगा और जल्द से जल्द फैक्ट्री का काम शुरू करूंगा। तुम लोग जल्दी से इस जमीन के मालिक से जमीन के पेपर्स ले आओ और हाँ, यह उसे पैसे दे आना। सिर्फ इतना कहकर सब लोग वहां से अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन चलते चलते अचानक प्रफुल्ल रुक गया और उसने पीछे मुड़कर नीम के उस पेड़ को देखा। फिर उसने अपने आदमी से कहा, यार यह पेड़ कटवाना होगा, जल्दी से यह काम करवाओ। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठ गया और वह लोग वहां से निकल गए। ठीक 1 महीने के अंदर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई और वह दिन आया जब फैक्ट्री की नींव रखी जानी थी। प्रफुल्ल अपने आदमियों सहित एक पंडित के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां फैक्ट्री की नींव रखने से पहले भूमि पूजन कराना था। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन पंडित के हाव भाव कुछ सही नहीं थे। वह कुछ चिंतित नजर आ रहा था। प्रफुल्ल ने जब यह देखा तो उसने पूछा कि क्या बात है, लेकिन पंडित ने कुछ नहीं कहा। वह अचानक नीम के पेड़ की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे प्रफुल्ल और बाल लोग गए। नीम के पेड़ के पास पहुंचकर पंडित ने सबसे पहले उसके चारों ओर चक्कर लगाए, फिर उसी जगह बैठ गया जहां कभी अघोरी ने किसी की अस्थियां दफन की थी। पंडित ने उस जगह की मिट्टी अपने हाथ में ले ली और अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली। पंडित तुरंत खड़ा हो गया और प्रफुल्ल के रोंगटे खड़े हो गए। सब डरकर पीछे हट गए। पंडित डर के मारे कांप रहा था। उसके कांपते हुए हाथों को देख प्रफुल्ल ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? पंडित ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, यह जगह सही नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। अगर यहाँ काम शुरू किया तो कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे पास मैं भी जा रहा हूँ तो तुम भी भाग जाओ यहाँ से। पंडित यह कहकर सेव का जाप करते हुए वहां से जाने लगा, लेकिन प्रफुल्ल ने उसे रोककर पूछा कि वहां आखिर ऐसा है क्या? तब पंडित ने डरते हुए सिर्फ एक बात कही, मुंजा। फिर वह वहां से फौरन चला गया। दोस्तों, आखिर कौन है यह मुंजा? क्या खतरा है इससे? आखिर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इन सब का उस अघोरी से क्या संबंध है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। प्रफुल्ल और बाकी लोग पंडित की बात सुनकर एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि आखिर यह मुंजा है कौन और पंडित उससे इतना क्यों डर गया। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और सारी बात बताई, जिसे जानने के बाद उसकी माँ ने भी यही हिदायत दी कि अगर पंडित ने वहां कुछ
अनर्थ होने का एहसास किया है तो उन्हें वहां काम शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रफ के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई थी कि जमीन खरीदी जा चुकी थी और इसे वापस बेच पाना बहुत मुश्किल था। इतने पैसे भी नहीं थे कि दूसरी जमीन खरीदकर फैक्ट्री शुरू की जा सके। इसलिए प्रफुल्ल ने कहा, माँ, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं मानता इन चीजों को। मैं इसी जमीन पर काम शुरू करूंगा, बस वह भी बिना किसी भूमि पूजन के। यह कहकर उसने फोन रख दिया और उसकी माँ परेशान हो गई। प्रफुल्ल ने उसी दिन वहां पर फैक्ट्री की नींव रखी। अब उसके इस काम में बाधा था वह पेड़ जिसे प्रफुल्ल ने काटने का ऑर्डर दिया। उसकी बात मानकर दो लोग कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे। लेकिन दोपहर से शाम हो गई और दोनों मिलकर उस नीम के पेड़ की टहनी भी ना काट पाए। यह देख प्रफुल्ल के पसीने छूट गए। उसने उन दोनों को रोक दिया और कहा कि बुलडोजर की मदद से ही इस पेड़ को गिरा दो। उसी समय बुलडोजर लाया गया और प्रफुल्ल के ऑर्डर पर आखिरकार उस पेड़ को नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद फैक्ट्री का काम शुरू हो गया, लेकिन आधे में ही फैक्ट्री का काम रुक गया, जिसकी वजह वहां घटने वाली अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं थी। जब तक फैक्ट्री का काम चल रहा था तब तक प्रफुल्ल और काम करने वाले वर्कर्स ने कई अजीब चीज महसूस की। उस समय प्रफुल्ल फैक्ट्री के लोकेशन पर ना रहकर शहर में रहा करता था और कभी कभी ही उस लोकेशन पर आकर सारी चीजों का ब्यौरा लेता था और वापस चला जाता था। लेकिन जो जो उसके साथ हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं थी। यह बात तब की है जब 15 दिन ही हुए थे फैक्ट्री का काम शुरू हुए। वर्कर्स उस जगह पर काम कर रहे थे कि तभी खुदाई करते समय एक आदमी को वहां कुछ मिला। उसने उसे हाथ में पकड़ लिया और तब उसे समझ आया कि वह किसी की हड्डियां थी। उसने उसे वहीं फेंक दिया और अपना काम करने लगा। शाम का वक्त हो चला था। सारे वर्कर्स घर जाने वाले थे, लेकिन जिस वर्कर को वह हड्डियां मिली थी उसके साथ एक हादसा हो गया। वह वहां से जाने वाला था कि तभी अचानक जमीन के नीचे से एक हाथ बाहर निकला और उसने उस वर्कर का पैर पकड़ लिया। जब उस आदमी ने देखा कि एक बच्चे के हाथ ने उसके पैरों को पकड़ रखा है तो उसकी सांसें जैसे अटक गई और वह अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर सारे वर्कर्स उसके पास आए, लेकिन उन्होंने देखा कि वह अपने पैर को पकड़कर फालतू में ही चिल्ला रहा था। उस आदमी ने भी यह देखा कि वह गायब हो चुके हैं। वह बिल्कुल हैरान था। उसने सबको बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन बाकी लोगों ने उसका विश्वास ही नहीं किया। सब लोग वहां से चले गए। फिर अगले दिन के शाम के समय की बात है। दो आदमी काम कर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी को कुछ आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने इधर उधर देखा और कहा, तुमने यह आवाज सुनी? कोई बच्चा है क्या यहाँ? दूसरे आदमी ने कहा, फैक्ट्री बनने की जगह पर बच्चा कहाँ से आएगा? कोई नहीं है यहाँ, काम करो जल्दी। दोनों काम में भेड़ गए। तभी एक आदमी वहां से चला गया और एक अकेला रह गया जिसे आवाज सुनाई दे रही थी। वह उस जगह पर खुदाई का काम कर रहा था, लेकिन तभी खुदाई करते हुए उसे जमीन में कुछ दबा हुआ मिला। उसने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू कर दी और फिर जो उसने देखा वह देखकर उस आदमी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जमीन में एक बच्चे का भयानक चेहरा दबा हुआ दिखा जो बिल्कुल काला था। इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोलता उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और हंसने लगा। यह देख वह आदमी डर के मारे कांपने लगा। उस बच्चे की आंखें बहुत बड़ी और पूरी तरह से गोल थी, दांत सड़े हुए
और नुकीले थे जमीन में दफन एक बच्चा जब इस रूप में नजर आए तो किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। ऐसा ही हुआ उस आदमी के साथ। वह इतना डर गया कि उसी वक्त बेहोश हो गया। कुछ समय के बाद कुछ वर्कर्स ने उस आदमी को वहां बेहोश देखा तो वह डर गए और उसे उठाकर वहां से ले गए। ऐसे ही हर दिन किसी न किसी वर्कर्स के साथ ऐसा होने लगा। कभी किसी को बच्चे की जाती तो कभी किसी बच्चे की झलक दिखाई देती थी। लेकिन एक शाम बहुत बड़ा हादसा हो गया। यह बात है फैक्ट्री की दीवार खड़े होने के बाद कि एक आदमी दीवार पर चढ़कर कुछ काम कर रहा था और वह दीवार बहुत ऊंची थी। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे का हाथ उसके कंधे पर था। वह चौंक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वह वापस काम में लगा उसे आवाज आई। वह सुनकर उसके होश उड़ गए और जैसे ही उसने पीछे देखा दो छोटे छोटे हाथ ने उसे धक्का दिया और वह उस ऊंची दीवार से नीचे गिर गया। उस आदमी के सर फटने से उसी वक्त उसकी मौत हो गई। आसपास और वर्कर्स इकट्ठा हो गए और सबने इसे एक हादसा समझ लिया। प्रफुल्ल ने इसके बारे में सुना और वह भी लोकेशन पर आ पहुंचा। उसने वर्कर की मौत पर उसके घर वालों को कुछ मुआवजा दिया और कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी की। तब तक रात हो चुकी थी और फैक्ट्री की लोकेशन पर कोई भी नहीं था। उस समय प्रफुल्ल वहां यह देखने गया था कि काम कैसा हुआ था। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था और प्रफुल्ल अकेला वहां पहुंचा था। वह इधर-उधर देख ही रहा था कि तभी उसे वहां कुछ आवाज सुना। प्रफुल्ल को ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ से वहां दौड़ रहा हो। उसने आसपास अच्छे से देखा लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। सब कुछ देखने के बाद प्रफुल्ल वहां से जा ही रहा था, लेकिन जाते जाते उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख वह रुक गया। उसने देखा कि जमीन पर उसके अलावा किसी और की भी परछाई बन रही थी जो ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था। प्रफुल्ल तुरंत पीछे मुड़ा लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। प्रफुल्ल एक पल के लिए डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह वहां से जाने के लिए फिर मुड़ा और फिर से उसे किसी की परछाई नजर आई, लेकिन उसी वक्त पीछे से किसी ने कहा मैं आऊं। प्रफुल्ल ने सुना कि वह आवाज किसी छोटे बच्चे की लग रही थी। फिर से आवाज आई भैया मैं आऊं। यह सुनकर प्रफ डर के मारे कांपने लगा और धीरे धीरे उसने पलटकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि करीब 20 से 25 कदम की दूरी पर उसे एक बच्चा नजर आया जो महज 8 से 9 साल का लग रहा था। उस बच्चे ने एक ढीली सी शर्ट पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक पहुंच रही थी और उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। प्रफुल्ल उस समय उस बच्चे को देख घबरा गया। वह उसके पास जाने लगा और बोला बच्चे क्या कर रहे हो यहाँ? वो भी अकेले? यह कोई खेलने की जगह नहीं है, चोट लग सकती है। ना फैक्ट्री का काम चल रहा है यहाँ। लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा, बस वह वहां से जाने लगा। प्रफुल्ल भी तेजी से उसकी तरफ जाने लगा और बोला अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? रुको, वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन वह बच्चा रुका नहीं और ना जाने तेजी से चलते हुए कहाँ गायब हो गया। प्रफुल्ल ने चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चा ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। प्रफुल्ल ने सोचा कि वह अपने घर चला गया होगा, इसलिए वह भी वहां से निकल गया। फिर अगले दिन से हमेशा की तरह लोग वहां काम कर रहे थे। वर्कर के साथ जो हादसा हुआ उसे एक हफ्ता बीत गया। सब कुछ सही चल रहा था और फैक्ट्री बनने के काम ने भी तेजी पकड़ ली थी।
लेकिन शाम के समय एक आदमी के साथ एक और घटना घटी। वह आदमी पास के ही गांव में रहता था और रोजी रोटी के लिए प्रफुल्ल की फैक्ट्री के ये काम कर रहा था। उसका नाम था मनीष। वह कुछ और वर्कर्स के साथ कुछ काम में लगा हुआ था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर टपली मारी। उसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसे लगा कि किसी ने मजाक किया, लेकिन जैसे ही वह वापस काम में लगा उसे फिर से किसी ने मारा। ऐसा ही 3 से 4 बार चलता रहा और अब मनीष को गुस्सा आने लगा। उसके पास ही नीलेश नाम का एक आदमी काम कर रहा था। मनीष ने उससे चिल्लाकर कहा, अबे मुझे गुस्सा मत दिला, अपने काम से काम रख, समझाना। लेकिन नीलेश को समझ नहीं आया कि मनीष को गुस्सा क्यों आया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मनीष काम में लग गया, लेकिन ना जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, मानो वह किसी को जान से ही मार देगा। तभी उसे वापस किसी ने मारा और इस बार तो जैसे उसके बर्दाश्त करने की सीमा ही खत्म हो गई। उसकी नजर सीधे पास में पड़े लोहे की रोड पर गई जो एक ओर से बहुत ज्यादा नुकीली थी। उसने वह रड उठा ली और नीलेश की ओर देखने लगा। नीलेश को नहीं पता था कि मनीष क्या करने वाला है। मनीष गुस्से में उसके करीब गया और उसने लोहे की रोड को नीलेश के कंधे में घड़ दिया। नीलेश की दर्द भरी चीख सुनकर सारे वर्कर्स वहां इकट्ठे हो गए। नीलेश मनीष की ओर मुड़ा और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता मनीष ने उसके सीने में रोड घुसा दी और नीलेश की वहीं पर मौत हो गई। वह जमीन में गिर पड़ा और तभी मनीष के हाथ से भी वह रॉड छूट गई। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे से पसीना बहने लगा और शरीर डर के मारे थरथरा लगा। मनीष बड़बड़ा लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया यह, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह सब देखकर बाकी के लोग बिल्कुल दंग रह गए। सब अपनी जगह पर जम से गए थे। ना किसी ने मनीष को रोकने की कोशिश की और ना ही नीलेश को बचाने की, क्योंकि सब कुछ एकदम अचानक हो गया। मनीष वहां से भागने वाला था कि तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा। मनीष चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसे नहीं पता कि उसने यह कैसे कर दिया, लेकिन कोई उस पर कहाँ विश्वास करने वाला था। अब इसकी खबर प्रफुल्ल तक पहुंच गई और वह भी सारा मामला जानकर दंग रह गया। रात के समय तक वह वहां पहुंचा और उसने मनीष को पुलिस के हवाले किया। रात के समय फिर से वह जगह सुनसान हो गई। पुलिस से पूछताछ के बाद प्रफुल्ल भी वहां से जा रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आई। वो सुनकर प्रफुल्ल के होश उठ गए। वह आसपास देखने लगा और उस आवाज का पीछा करने लगा। तभी उसकी नजर दूर खड़े किसी शख्स पर गई जिसकी 3 जटाएं थी, शरीर में भस्म रंगा था और वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में था। प्रफुल्ल ने ध्यान से उनका भेष देखा तो पता चला कि वह एक अघोरी है, जिसके साथ वही बच्चा था जिसे प्रफुल्ल ने पहली बार देखा था। प्रफुल्ल उनकी तरफ जाने लगा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि जैसे जैसे वह उनकी तरफ बढ़ रहा है वह और दूर जा रहे हैं। प्रफुल्ल रुक गया और अचानक अघोरी और वह बच्चा हंसने लगे। प्रफुल्ल को लगा कि वह कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह हनुमान चालीसा बोलते हुए वहां से जाने लगा। लेकिन उसी वक्त उस बच्चे ने भी हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया, जिसे सुन प्रफुल्ल के होश उठ गए। वह तुरंत वहां से
भाग निकला। शहर वापस जाने के बजाय प्रफुल्ल पास के ही अपने फार्म हाउस में रुका था। उसने लोकेशन पर जो कुछ भी महसूस किया था उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, यह सब पंडित की बात ना मानने के कारण ही हो रहा है। प्रफुल्ल को भी अब लगने लगा था कि उसे वहां फैक्ट्री शुरू नहीं करनी चाहिए थी। उसने सोचा कि उसे काम रोक देना चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि एक बार किसी अच्छे महाराज को वह जगह दिखाकर सलाह ले ले। प्रफुल्ल ने अगले दिन यही किया। किसी से पता कर उसने अच्छे जानने वाले महाराज को बुलाया और उसके साथ लोकेशन पर पहुंचा। महाराज ने उस जगह को देखा और उन्हें वहां कुछ महसूस हुआ। वह फैक्ट्री के चारों तरफ घूमने लगे और तभी उन्हें एक दीवार के पीछे से वही बच्चा झांकता हुआ नजर आया। महाराज ने उसे इशारे से पास बुलाया, लेकिन वह हंसकर वहां से भाग गया। महाराज वापस प्रफुल्ल के पास गए और बोले, मुंजा है, यहाँ फैक्ट्री बन भी गई तो चलेगी नहीं, क्योंकि मुंजा सब कुछ बर्बाद कर देगा। प्रफुल्ल ने पूछा, महाराज आखिर यह मुंजा है क्या? इसके बारे में पहले पंडित ने भी बताया था। तो महाराज ने बताया, ब्राह्मण परिवार का कोई बच्चा जब अपने मुंडन संस्कार से पहले मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बनती है। यह बहुत खतरनाक होते हैं और अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसकी 7 पीढ़ियों तक उसे परेशान करते हैं। प्रफुल्ल को समझ नहीं आया कि वह उसके पीछे आखिर पड़ा क्यों है, लेकिन इस बात का जवाब महाराज के पास भी नहीं था। प्रफुल्ल फैक्ट्री नहीं बंद करना चाहता था, इसलिए उसने मंजा को भगाने का उपाय पूछा, लेकिन महाराज ने कहा, मंजा से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। वह अपनी मर्जी से ही इंसान का पीछा छोड़ सकता है, उसे भगाया नहीं जा सकता, और मैं तो यह बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें किसी बहुत बड़े सिद्ध योगी से मिलना पड़ेगा। प्रफुल्ल को अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस फैक्ट्री से उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला था, इसलिए वह उसे बंद नहीं करना चाहता था। तो उसने सोचा कि आज रात वहां रहकर वह उस बच्चे से निपटे। जल्द ही रात हो गई। प्रफुल्ल के साथ 3-4 और आदमी थे जो लोहे की रड और लाठी लेकर खड़े हुए थे। प्रफुल्ल ने उन्हें पहले ही समझा रखा था कि अगर कोई भी बच्चा वहां नजर आए तो वह उसे जान से मार दे। सब लोग इधर से उधर उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। प्रफुल्ल बाकी लोगों से अलग उस बच्चे को ढूंढ रहा था। उसने कहा, अरे ओ मुंजा, बाहर निकल, आज तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। लेकिन तभी आसपास से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। प्रफुल्ल चौकन्ना होकर इधर उधर मुंजा को ढूंढ रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई। वह हंसी उसी बच्चे की थी। प्रफुल्ल उसे पहचान कर पीछे मुड़ा, लेकिन मुंजा कहीं नहीं दिखा। इससे पहले कि प्रफुल्ल कहीं जाता, अचानक उस बच्चे ने पीछे से प्रफुल्ल के ऊपर छलांग लगा दी और उसके कंधे को जोर से काटने लगा। प्रफुल्ल जोर जोर से चिल्लाने लगा और मुंजा को दूर हटाने की कोशिश करने लगा। वह इधर से उधर कूद रहा था, लेकिन उसके बाद भी मुंजा ने उसे नहीं छोड़ा। प्रफुल्ल के कंधे से खून बहने लगा। वह जमीन में गिर पड़ा। तभी मुंजा ने उसके कंधे के मांस का बड़ा टुकड़ा दांतों से काटकर बाहर निकाल लिया और ना जाने कहां गायब हो गया। प्रफुल्ल खून से लथपथ वहां चीखते हुए ही बेहोश हो गया। फिर अगले दिन उसकी आंखें अस्पताल में खुली। उसकी माँ भी वहां पहुंच चुकी थी। उसके कंधे पर पट्टी लगी हुई थी और बहुत दर्द हो रहा था। उसकी माँ ने उससे कहा कि वह फैक्ट्री का काम वहां बंद कर दे, क्योंकि वह जगह ही अशुभ है। इसलिए उसकी बात मानकर प्रफुल्ल ने काम रोक दिया। तब तक फैक्ट्री
आधी बन चुकी थी। प्रफुल्ल शहर के अस्पताल में बैठे हुए फैक्ट्री के बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि अब फैक्ट्री बंद होने से वहां होने वाली घटनाएं भी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दवाई के असर से प्रफुल्ल को नींद आ गई। रात के करीब 1 बज रहे थे और उसके साथ अस्पताल में उस समय कोई भी नहीं था। तब अस्पताल में ज्यादा लोग भी नहीं थे। उसी समय प्रफुल्ल के कान में आवाज आई, क्यों मैं आ जाऊं। वह सुनकर प्रफुल्ल झटके से उठकर बैठ गया और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर कमरे के बाहर किसी के दौड़ने भागने की आवाज आई। प्रफुल्ल कमरे के बाहर झांककर देखने लगा, बाहर कॉरिडोर में भी कोई नहीं था। फिर पीछे कमरे के अंदर से कुछ आवाज आई। प्रफुल्ल ने देखा कि पानी का जग नीचे गिरकर टूट गया था। उसे घबराहट हो रही थी। वह पलंग पर आकर बैठ गया। तभी अचानक पलंग के नीचे से मुंजय ने उसके पैर को जोर से काट लिया और प्रफुल्ल वापस पैर पटक हुए गला फाड़कर चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर हॉस्पिटल के कुछ वार्ड बॉय भागते हुए कमरे में आए और उन्होंने देखा कि प्रफुल्ल के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और उसके पैर से मांस का बड़ा सा टुकड़ा कटक नीचे पड़ा हुआ था। उन लोगों ने किसी तरह प्रफुल्ल को हैंडल किया। इस बात को 2 दिन बीते। प्रफुल्ल की सांसें अटकी हुई थी, डर के मारे इस बात को लेकर कि कहीं मुंज फिर से ना जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्यों मुंजा उसे सता रहा है। उसने इस बारे में महाराज से बात करने के बारे में सोचा और उन्हें कॉल किया। उसने महाराज को सारी बात बताई और महाराज ने सारी बात सुनकर कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, इसके बारे में मैं पता लगाता हूँ। यह कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। प्रफुल्ल उसके बाद 1 हफ्ते में ठीक होकर अपने घर चला गया और तब तक महाराज का कॉल भी नहीं आया। उसने सोचा कि एक बार उसे कॉल करके देखना चाहिए, लेकिन जब उसने कॉल किया तो उसे ऐसी बात पता चली जिससे उसकी रूह कांप गई। उसे पता चला कि जिस रात प्रफुल्ल ने उन्हें कॉल किया था, उस रात वह फैक्ट्री के लोकेशन पर गए थे कुछ पता करने के लिए, लेकिन 2 दिन तक वापस लौटे ही नहीं। जब उन्हें ढूंढने के लिए उनके साथ ही गए तो उन्हें जमीन पर एक इंसानी कंकाल के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। महाराज ना जाने कहाँ गायब हो गए। लोग तो अब मानने लगे थे कि वह कंकाल महाराज जी का ही था। प्रफुल्ल का दिल रौंद गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे वह उस मुंजा से छुटकारा पा सकता है। फिर अगले दिन प्रफुल्ल की मां ने कुछ लोगों से पता करके एक अघोरी के बारे में जानकारी ली जो नासिक में रहा करते थे। कहा जाता था कि उनके जैसा सिद्ध अघोरी शायद ही कहीं होगा, इसलिए जैसे तैसे उनका नंबर लेकर प्रफुल्ल की मां ने उनसे बात की और उन्हें घर आने के लिए कहा। उस समय अघोरी कहीं व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह तुरंत उनके घर पर नहीं आ सकते। तब प्रफुल्ल और उसकी मां ने उन्हें सारी बातें फोन पर ही बताई, जिसे ध्यान से सुनने के बाद अघोरी ने कहा, मुंजा अगर तुम्हारे पीछे है तो उसका मतलब है कि या तो किसी ने उसे तुम्हारे पीछे छोड़ा है या फिर तुमने उसका कुछ बिगाड़ा है। तुमने कहा था कि तुम्हें वहां एक अघोरी भी नजर आया था, तो इसका मतलब साफ है कि जो किया है उसने ही किया है। मुझे लगता है कि जिस पेड़ को तुमने फैक्ट्री बनाने के लिए काटा है उसके कारण ही यह सब हुआ है, क्योंकि पहले पंडित ने उसी जगह के मिट्टी को छूकर तुम्हें आगाह किया था। तो तुम एक काम करो, उस जगह पर जाओ और उसी पेड़ की जगह की मिट्टी को खोदो। अगर वहां कुछ मिले तो उसे लाल कपड़े में डालकर घर ले आना। मैं 2 दिन के बाद घर आकर उसे देखूंगा। प्रफुल्ल पहले तो घबरा गया, लेकिन
बाद में हिम्मत करके वह वहां चला गया। जिस जगह पर पेड़ था उस जगह पर अब एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। प्रफुल्ल ने कुछ आदमियों से उसे तोड़ने को कहा। जब वो दीवार टूटी तो प्रफुल्ल ने उस जगह को खोदना शुरू किया। बाकी लोग भी आसपास की जगह को खोदने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, साहेब, जब मैंने पहली बार यहाँ खुदाई की थी तो मुझे यहाँ पर कुछ हड्डियां मिली थी और फिर किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था। यह सुनकर प्रफुल्ल के होश उठ गए। उसने उस आदमी से पूछा कि वह हड्डियां कहाँ है, तो उस आदमी ने कहा कि उसने उसे किसी जानवर का समझकर फेंक दिया था। अब पता नहीं वह हड्डियां कहाँ पर हो। प्रफुल्ल के सामने अब बड़ी समस्या आ गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में यह बात आई कि अगर उन हड्डियों की वजह से ही वहां यह सारी चीजें हो रही हैं, तो उस जगह को ही जला देगा ताकि हड्डियां भी जल जाए और सब खत्म भी हो जाए। फिर चाहे फैक्ट्री ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। उसने 1 घंटे के अंदर उस जमीन को आग लगाने की व्यवस्था कर दी थी। पेट्रोल को पानी की तरह वहां दिया और आग लगा दी। आसपास कुछ भी नहीं था, इसलिए आग से किसी चीज को नुकसान पहुंचने का खतरा भी नहीं था। लेकिन आग को बुझाने की भी व्यवस्था कर रखी थी। उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलने लगी और रात भर में सब कुछ जल गया। अगली सुबह वहां सिर्फ और सिर्फ काली राख ही दिख रही थी। प्रफुल्ल ने कहा, अब शायद वह हड्डियां जल गई होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। वो खुश होकर घर गया और घर पर उसने अघोरी को बैठे हुए देखा। अघोरी ने उससे पूछा, कुछ मिला? प्रफुल्ल ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर अघोरी गुस्से में बोला, बेवकूफ, यह क्या किया? अरे, हड्डियों को जलाने से मुंजा खत्म नहीं होता। अब पता नहीं आगे क्या होगा। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर प्रफुल्ल और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों अघोरी से विनती करने लगे कि वह कुछ भी करके उन्हें बचा ले, लेकिन अघोरी को भी उपाय नहीं सूझा। अघोरी ने कहा कि अब वह अकेले उस जमीन पर जाएगा। उसी रात अघोरी अपने 2 साथियों के साथ उस भूमि के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां पहला कदम रखा, वह समझ गए कि किसी ने मुंजा को वहां जानबूझकर छोड़ा है। तभी उन्हें आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। उन्होंने कहा, कहाँ है तू? सामने आ। गुर्रे की आवाज अब और तेज हो गई और अघोरी इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर दूर खड़े मुंजा पर गई, लेकिन इस बार वह अलग भेष में था। नीचे धोती, ऊपर जनेऊ धारण किए हुए, एक छोटी चोटी बनाए वह पूरे ब्राह्मण रूप में था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। दांत बहुत पहने थे और वह बहुत भयानक नजर आ रहा था। अघोरी ने पूछा, क्या चाहिए? ये तुझे क्यों आया है यहाँ? लेकिन मुंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अघोरी के पीछे की ओर इशारा किया। अघोरी ने पीछे देखा तो सामने 3 जटाधारी अघोरी खड़ा था, जिसने नीम के पेड़ के नीचे अस्थियां दफन की थी। अघोरी ने जटाधारी से कहा, मकसद क्या है? तो जटाधारी ने कहा, तमाम सिद्धियों का गुरु बनना चाहता हूँ मैं, जिसमें मेरी सबसे बड़ी ताकत मुंजा है। मैं जानता हूँ कि तुम सब पता लगा लोगे कि यहाँ मंजा के पीछे की कहानी क्या है, तो चलो मैं ही अपनी कहानी तुम्हें सुना देता हूँ। 6 महीने पहले की बात है। यह मुंजा जो तुम देख रहे हो वह मेरे भाई का बेटा है, रवि, जो ब्राह्मण परिवार से है। 9 साल की उम्र में मुंडन संस्कार से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। मैं जानता था कि इसकी आत्मा मुंजा बन सकती है, इसलिए इसे सिद्ध करके मैंने यहाँ इसकी अस्थियां दफन कर दी। किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था मेरा,
लेकिन फैक्ट्री बनाने के लिए उस आदमी ने नीम के पेड़ को कटवा दिया जिसे मुंजा ने अपना निवास बनाया था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वह आदमी यहाँ से चला जाए और दोबारा कोई इस जमीन को पाने की कोशिश ना करे, इसलिए मैंने मुंजा को उसके पीछे लगा दिया ताकि उससे डरकर वह भाग जाए और फिर आसपास के लोगों में इस जमीन को लेकर दहशत फैल जाए और फिर मैं इसे अपना साधना स्थल बना सकूं। तो अघोरी ने कहा, इसके लिए किसी की जान भी ले ली ना तुमने? तो जटाधारी ने कहा, जो भी मेरे मार्ग में रुकावट बनेगा उसे हटाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अगर यह फैक्ट्री शुरू हो जाती तो लोगों का आना जाना बढ़ जाता, इसलिए मैंने यह सब किया। अघोरी ने कहा, ठीक है, अब मुंजा को रोक लो, तुमने काफी दहशत फैला रखी है। प्रफुल्ल अब इस जमीन पर काम शुरू नहीं करेगा। तो जटाधारी ने कहा, जानता हूँ तुम ना भी आते तो यह खेल मैं खुद ही खत्म करने वाला था। यह कहकर जटाधारी ने मुंजा की ओर देखा और मुंजा ना जाने कहाँ गायब हो गया। इसके बाद अघोरी भी वहां से नासिक लौट गए और उन्होंने प्रफुल्ल को सिर्फ इतना कहा कि अब उसे मुंजा से खतरा नहीं है। प्रफुल्ल जानना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे मुंजा चला गया, लेकिन अघोरी ने उसे कुछ नहीं बताया। प्रफुल्ल ने पूछा कि क्या अब वो उस जगह पर फैक्ट्री बना सकता है, तो अघोरी ने साफ मना कर दिया क्योंकि मुंजा सिर्फ उसकी जिंदगी से गया है, पर अभी भी उस बंजर जमीन पर उसका वास है। प्रफुल्ल समझ गया और शहर वापस चला गया। इसके बाद उसकी जिंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ उसका डर उसके मन में हमेशा के लिए बैठ गया था। उसने सोच लिया था कि अब बिना किसी से सलाह के वह कोई जमीन नहीं लेगा और ना ही कोई काम शुरू करेगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज गाइस यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी ही आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है, तो वेट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।